Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप यूट्यूब सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी का स्वागत करना चाहता हूं। प्रोफेसर मरांदी तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Thank you. Det säger sitting braid i towardin spurstrutrum hion. Rami abastin rorten tote. Always a pleasure. The world has दुनिया ने witnessed, अमेरिका, इजराइल के संयुक्त ईरान पर हमले को दे है। आप इसे कैसे वर्णित करेंगे? How do you describe the attack? It was expected. The Iranians know that the ये तो अपेक्षित ही था। government is completely ईरानियों को पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार पूरी तरह से बेईमान है We saw that before और हमने ये बात बहु दिवसीय युद्ध से पहले भी देखी थी। जब ईरानी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे तब अमेरिका ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर एक तेज और अचानक हमले की साजिश रच रहा था। तो इस बार बातचीत के दौरान, असल में पिछली बातचीत शुरू होने से पहले ही, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति बाहर गए और दूती की तरह व्यवहार करने लगे, ईरान के बारे में बकवास बातें करने लगे, ये कहते हुए कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, और जब विटकॉफ ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक हफ्ते दूर है, तब लोगों को पूरा यकीन हो गया था। जिन लोगों से मैं बात करता हूं वे काफी निश्चित थे कि हमला होने वाला है। interact with were pretty confident that they were going to attack. And then so when the Omani minister जब ओमानी मंत्री वॉशिंगटन गए और प्रगति के बारे में बात की तथा आशावाद दिखाया, तो मुझे लगता है कि उसका वास्तव में उल्टा असर हुआ। यहाँ के लोगों को विश्वास था कि इससे अमेरिका की ओर से हमला होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन लोगों के पास असली शक्ति है वे शांति नहीं चाहते। वे इजराइल प्रथमवादी हैं, एप्स्टीन वर्ग के लोग, जायनिस्ट। इसलिए जब हमला हुआ तो ईरानियों को मेरी व्यक्तिगत जानकारी और दूसरों से सुनी बातों के आधार पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यही कारण है कि हमलावर वही नहीं कर पाए जो उन्होंने पिछली जंग के पहले दिन किया था, जब उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों की उनके परिवारों और यहाँ तक कि पड़ोसियों सहित हत्या कर दी थी, क्योंकि वे पूरे अपार्टमेंट ब्लॉकों को मिटा देते थे। people in entire apartment blocks. So they didn't have that success. तो इस बार उन्हें वह सफलता नहीं मिली। बेशक इस बार ये संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली शासन दोनों के खिलाफ है। मेरा मानना है कि ईरान की सैन्य शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरानी जनरल कह रहे हैं कि वे पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं, फारस की खाड़ी में इमारतों पर हमले, ये पुराने बहुत पुराने ईरानी ड्रोन हैं। इनमें से कोई भी नई पीढ़ी के ड्रोन नहीं हैं, और जो मिसाइलें इजरायली शासन पर दागी जा रही हैं वे भी पुरानी मिसाइलें हैं जो 10 फेम्पा शायद 15 साल से भी पहले बनाई गई थी। इसलिए ये ईरान के लिए बहुत सस्ती हैं, लेकिन ये इजरायलियों और अमेरिकियों को अपने महंगे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती हैं। Are very expensive, and that allows the Iranians in future to be able to use their more. और यह ईरानियों को भविष्य में अपनी अधिक उन्नत क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। Just like during the previous war. अधिकांश ईरानी भूमिगत ठिकानों का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली लड़ाई के दौरान, क्योंकि ईरान स्पष्ट रूप से एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहा है। फारस की खाड़ी अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है कि डर के कारण जहाज वहां से नहीं गुजर रहे हैं। जो भी इस क्षेत्र को जानता है वह जानता है कि ईरानियों के लिए इसे स्थायी रूप से अवरुद्ध करना बहुत आसान होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक खतरनाक स्थिति तब होगी जब जहाज, टैंकर और तेल व गैस प्रतिष्ठान नष्ट हो जाएं, क्योंकि अगर वे नष्ट हो गए तो भले ही 1 सप्ताह, 1 महीने या 3 महीने में युद्ध विराम या शत्रुता में विराम हो जाए, इसका असर It could have a very बहुत अस्थायी शिप्रोफन। effect. So
जितना अधिक समय तक ये स्थिति जारी रहती है, उतनी ही अधिक संभावना है कि फारस की खाड़ी में होने वाला विनाश स्थायी हो जाएगा। इस समय जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से नहीं गुजर रहे हैं। शायद वे बहुत डर रहे हैं क्योंकि ये बहुत संकरा है और बिना मिसाइलों के भी जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। बहुत हल्के हथियारों से भी उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी और अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला किया तो कीमतें और भी ऊपर चली जाएंगी। लेकिन अगर युद्ध और तेज होता है तो ईरान को जहाज़ों, टैंकरों, तेल संयंत्रों और गैस संयंत्रों को नष्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि हमें अब से 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या फिर शत्रुता में विराम मिलता है। वहां से न तेल जाएगा न गैस, उन्हें ले जाने के लिए कोई जहाज भी नहीं होंगे। इसलिए जो नुकसान पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ईरानी अर्थव्यवस्था को हो रहा है, वह पहले से ही गंभीर है, लेकिन ये और भी बदतर होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, अगर फारस की खाड़ी में मौजूद संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो नुकसान इतना बड़ा होगा कि हम उसका सही अनुमान भी नहीं लगा सकते। इन अरब पारिवारिक तानाशाहियों को जो फारस की खाड़ी में हैं, इसके लिए खुद को ही दोष देना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी की। वे दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते, अमेरिकी ठिकाने और अपनी सुरक्षा। इन ठिकानों का इस्तेमाल आज तक ईरान के खिलाफ साजिश करने के लिए किया गया और अभी किया जा रहा है। दुख की बात है कि यह एक क्षेत्र की हकीकत है। फारस की खाड़ी के देश, साथ ही तुर्की, एडोवैक्स विमान उड़ रहे हैं। नाडो के एवैक्स विमान तुर्की के हवाई क्षेत्र से ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारी एकत्र कर रहे हैं। तुर्की में स्थित अमेरिकी ठिकानों का उपयोग ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी जेट, अमेरिकी रक्षा प्रणाली और रक्षात्मक व आक्रामक दोनों क्षमताएं केंद्रित हैं। तो ये सभी देश अमेरिका के खेमे में हैं, जबकि प्रतिरोध का धुरा दूसरी ओर है। लेकिन बात यह है कि ये छोटे छोटे अरब पारिवारिक तानाशाही शासन ईरान के खिलाफ कुछ करने के लिए बहुत असुरक्षित हैं, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये शासन ढह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी कभी सच में उबर पाएगा, क्योंकि नुकसान हो चुका है। उदाहरण के लिए, दुबई अब कभी पहले जैसा दुबई नहीं रहेगा। मैं ईरानी प्रतिक्रिया की कुछ संभावनाओं और प्रभावों पर बाद में वापस आऊंगा, लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर इजराइल अमेरिका के हमले की प्रकृति और पैमाने पर चर्चा करें, विशेष रूप से पश्चिमी मीडिया में इसके बारे में चल रहे प्रचार को देखते हुए इस पर बात करें। ईरान के कितने शहरों या प्रांतों पर हमला किया गया है? थौंट और खास तौर पर दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान के मीनाब में स्थित प्राथमिक बालिका विद्यालय पर हुए हमले के बारे में। हाँ, दुर्भाग्यवश मैंने इसे लिख लिया था। 1 घंटे पहले तक उन स्कूली बच्चों, प्राथमिक विद्यालय की लड़कियों के लिए नवीनतम हताहतों की संख्या 88 मृत थी, और ये असाधारण है। उन्होंने उस छोटे शहर में स्कूल की लड़कियों को पूरी तरह मिटा दिया। यह अविश्वसनीय है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। मेरा मतलब है, उन्होंने फार्स में एक छोटे शहर में बच्चों वाले एक खेल क्लब पर बमबारी की। वहां 15 लोग मारे गए। तेहरान में वे इमारतों, नागरिक ठिकानों, अपार्टमेंट ब्लॉकों और अन्य शहरों में भी बमबारी कर रहे हैं। वे निर्दयी हैं। ये एप्स्टीन वर्ग है। उन्हें मानवता की कोई परवाह नहीं है। हम जानते हैं कि वे लड़कियों के साथ क्या करते हैं। हम जानते हैं कि वे क्या करते हैं। एप्स्टीन दस्तरूसी अवरेरबी बमटरेशन Yunjoaniga kaim se the stek for jikrang kinamlant. Inumporting borkful. Neris ji hum judraj. They bombed them as well. This is what we're up against. And so the ruthlessness of the regime in Washington. और इस तरह वॉशिंगटन की शासन व्यवस्था की निर्दयता, तेल अवीव की शासन व्यवस्था और पूरा सामूहिक पश्चिम, ये सभी उनका समर्थन करते हैं। पश्चिमी मीडिया ईरान को बदनाम करना जारी रखेगा।
यहाँ तक कि जो लोग युद्ध का विरोध करने का दिखावा करते हैं वे भी उस बदनामी में योगदान देते हैं, चाहे वे कोई भी हों। वे कहेंगे ईरान बुरा है लेकिन ये नीति गलत है, वेनेजुएला बुरा है लेकिन वे ही बुरे हैं, क्योंकि वे इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बुरा है, पश्चिम की शासक वर्ग पूरी तरह से दुष्ट है। वे क्यूबा के लोगों, महिलाओं और बच्चों का गला घोंट रहे हैं और पश्चिमी मीडिया को इसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे वह द गार्जियन हो या फॉक्स न्यूज, ब्राइटबार्ट हो या द इंडिपेंडेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त राज्य अमेरिका निर्दयतापूर्वक हमले कर रहा है, लोगों की बेरहमी से हत्या कर रहा है और पश्चिमी मैरीज थोर्सेज। हालांकि ट्रंप के विरोधी जैसे जैसे ये युद्ध नीचे की ओर जा रहा है, और मेरा मानना है कि यह और तेज होने वाला है। मुझे लगता है कि आज रात से ये युद्ध और तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वे ये युद्ध जीतने वाले नहीं हैं, ईरानी दृढ़ और संकल्पित हैं। और आप जानते हैं, मुसलमानों के रूप में, विशेष रूप से शिया मुसलमानों के रूप में, उनमें अत्याचार का विरोध करने, अत्याचारी का सामना करने और पीड़ितों का समर्थन करने की एक विशेष दृढ़ता होती है। पैगंबर के पोते की शहादत, लोगों को उसके बारे में जाकर शोध करना चाहिए। तब वे बेहतर समझ पाएंगे कि प्रतिरोध की संस्कृति कहाँ से आती है। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है, और पश्चिम की मूर्खता, उसकी बेवकूफ़ी यह है कि वे अपने ही प्रचार पर विश्वास करते हैं। ईरान गिरने वाला है। वह बात दशक करेगा। मैंने वास्तव में अल मयादीन पर एक कार्यक्रम किया था, ये कल प्रसारित हुआ था, और मैंने ईरान के पतन की कभी न खत्म होने वाली कहानी के बारे में बात की थी। 1980 के दशक से ही कहा जा रहा है कि ईरान अब गिरने वाला है। 1930 के दशक से कहा जा रहा है कि युवाओं ने क्रांति के खिलाफ रुख अपना लिया है। आज जो बातें आप सुनते हैं, बिल्कुल वही बातें 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले कही जा चुकी हैं। तो जैसे जैसे ये कहानी चलती रहती है, वे अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास करने लगते हैं। वे हजारों ईरानियों को अपनी फारसी भाषा की मीडिया में या एजेंटों के रूप में या ट्रोल के रूप में काम पर रखते हैं। सिर्फ अल्बानिया में एक ठिकाने पर ही लगभग 4000 ईरानी ऑनलाइन ट्रोल हैं। सोचिए वे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वे इन ईरानियों को नौकरी पर रखते हैं। ईरानी उन्हें वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वे अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास कर लेते हैं। वे उसी प्रचार के आधार पर नीतियां बनाते हैं, और जब भी उन्हें किसी दीवार से टकराना पड़ता है तो वे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वे कभी बदलते नहीं, क्योंकि वह कथा बहुत शक्तिशाली है। अब वे सोचते हैं, ओ हाँ, ईरानी शासन, जैसा कि वे कहना पसंद करते हैं। जब भी मैं किसी को ईरानी शासन कहते सुनता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति पर शक होता है। मैं उस पर भरोसा नहीं करता। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो पश्चिमी कथाओं से प्रभावित है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यही बात है। तो जब वे ईरानी शासन को दुष्ट, अलोकप्रिय और ढहने के कगार पर बताते हैं, तो ये एक बहुत पुरानी कथा है। लेकिन ये उनकी नीतियों को आकार देता है, और इस युद्ध में भी वही बात होती है। उन्होंने अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास कर लिया कि सरकार ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं। यह सब बकवास। मेरा मतलब है, हमें फिर से इस पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने इसे पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी। इसके पीछे मोसाद और CIA थे। उन्होंने खुद इसे स्वीकार किया। CIA के पूर्व प्रमुख ने इसे स्वीकार किया। फुटेज में हिंसा दिखाई देती है। ये एक तख्तापलट था, एक सशस्त्र विद्रोह, एक अर्ध तख्तापलट, और ये तुरंत असफल हो गया। लोग करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए ताकि इस्लामी गणराज्य का समर्थन कर सकें, 12 जनवरी और 11 फरवरी दोनों को। लेकिन वे उन विरोध प्रदर्शनों या समर्थन के प्रदर्शनों को नहीं देखते। वे बस अपनी ही कहानियों पर टिके रहते हैं। वे कहेंगे, अरे यह तो बकवास है। तो वे अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास करते हैं।
वे युद्ध में शामिल होते हैं और फिर दीवार से टकरा जाते हैं। युद्ध और तेज होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में असफल होने जा रहा है, लेकिन फिर हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है और चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोग हैं जो ईरान से नफरत करते हैं, स्थापित वर्ग, एप्स्टीन वर्ग, लेकिन वे ट्रंप से भी नफरत करते हैं। इसलिए वे सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप को असफल होते देखना चाहते हैं। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कई चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर लोग ईमानदार हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था और गाजा में हो रहे नरसंहार का समर्थन करते हैं, थॉमस मैसी को छोड़कर। लेकिन वे देख रहे हैं कि ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्या कर रहा है। वे देख रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका के साथ क्या करने वाला है। वे ट्रंप से नफरत करते हैं, इसलिए उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो सकता है। लेकिन ईरानी आंतरिक दबाव पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। वे बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ईरान अपने पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। उसके ज्यादातर भूमिगत ठिकाने अब भी सुरक्षित हैं, इसलिए यह साफ है कि वे ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो महीनों तक चल सकता है। Donald Trump in his speech has डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ईरानियों से अपने ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो साम्राज्य के पालतू अखबार कहे जाते हैं, ने अपने अपने संपादकीय और रिपोर्टें प्रकाशित की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने ईरान पर हमला क्यों किया, शीर्षक से एक संपादकीय छापा। मेरा मतलब है, उसने ट्रंप की कुछ आलोचना की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर युद्ध को जायज ठहरा सकता है क्योंकि ईरान कितना बुरा और दुष्ट है, वगैरह वगैरह। मैंने वह लेख नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने समझाया कि ये कैसे काम करता है। मैं सच कह रहा हूँ। और उन्होंने ईरानी शासन शब्द को मोटे अक्षरों में लिखा। सचमुच उन्होंने ईरानी शासन वाक्यांश को बोल्ड किया और फिर आगे बढ़ते गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने मूल रूप से वही दोहराया जो ट्रंप ने कहा था, ये दावा करते हुए कि ईरान में माहौल इतना खराब है कि बहुत से लोग अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले को लेकर उत्साहित हैं। तो इस प्रचार को दूर करने के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ईरान में इन हमलों को लेकर लोगों का मूड कैसा है? Briefly tell us a little bit about the mood in Iran about the attacks. Iranians are disgusted. ईरानी लोग घृणा और आक्रोश से भरे हुए हैं और वे एकजुट हैं। तेहरान और अन्य शहरों में स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे अपने विश्वविद्यालय परिसर में भी, जहाँ छात्र बमबारी के बीच सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मशहद में इस समय एक विशाल भीड़ जमा है। जैसा कि मैंने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में कोई अंतर नहीं है। वे सब एक ही एप्स्टीन वर्ग के हैं। वे 11 फरवरी को ईरानी क्रांति की वर्षगांठ पर होने वाले प्रदर्शनों को देखेंगे, उनके पत्रकार देखेंगे, लेकिन उनकी सोच नहीं बदलेगी। जानते हैं, ये ओरिएंटलिज्म है। ये इतनी गहराई से जड़ें जमा चुका है कि जब वे वास्तविकता देखते भी हैं तब भी उसे समझ नहीं पाते। वे उसे देख सकते हैं, लेकिन उनकी कथा, उनकी समझ, उनका ज्ञान कुछ भी नहीं बदलता। ये अब भी वही वास्तविकता है जैसी पहले थी। ये अब भी वही ओरिएंटलिस्ट, नस्लभेदी, यूरो केंद्रित दृष्टिकोण है जो हावी है। तो बीबीसी की रिपोर्टर तेहरान आई। मैं उन्हें जानता हूँ। 11 फरवरी के प्रदर्शनों के दौरान तेहरान में 4 मिलियन लोग थे। मैं उस समय मॉस्को में था, लेकिन वह इसे समझ ही नहीं पाई। उनकी तेहरान से रिपोर्ट पूरी तरह नकारात्मक थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये पूरी बीबीसी की सोच है। भले ही वह कुछ सकारात्मक बातें कहना चाहें, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर ईरान के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन कर रहे होते तो वे इस मौके का फायदा उठाकर सड़कों पर उतरते और पता नहीं, पुलिस थानों पर कब्जा करते या जो भी अमेरिकियों की इच्छा होती वह करते। लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा? लोग राज्य का समर्थन करते हैं। वे हमेशा से राज्य का समर्थन करते आए हैं।
people support the state. They've always supported the state. Yes, there's a minority who don't support the state. हाँ, एक अल्पसंख्यक वर्ग है जो राज्य और समर्थन नहीं करता, जैसे हर देश में होता है, जैसे भारत में, जैसे स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कुछ लोग हैं जिन्हें पश्चिम समर्थन देता है, जो हिंसा करेंगे। पश्चिम को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि कोई विदेशी देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ ऐसा करता है। लेकिन ईरान ने उस पिछले युद्ध के दौरान जो देश पर थोपा गया था, लोगों को एकजुट किया। इजरायली शासन को ये विराम की भीख मांगनी पड़ी। अभी आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायली शासन की संयुक्त ताकत है, जो क्षेत्रीय देशों की मदद से, जैसा कि मैंने पहले बताया, ईरानी जनता को पराजित करने की कोशिश कर रही है। तो वे सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वे अपनी ही प्रचार सामग्री पर विश्वास करते हैं, और वह प्रचार दशकों और सदियों से संचित ज्ञान के भंडार का हिस्सा है। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम्हारे दर्शक जाकर मेरा कार्यक्रम अल-मयादीन पर देखें, जो कल प्रसारित हुआ था, तो वे देखेंगे कि आज ईरान के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वही बातें 40 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले भी कही जा रही थीं। लोग शासन से थक चुके हैं। युवा इसे पसंद नहीं करते। एक और क्रांति पनप रही है। जो कुछ तुम अब देख रहे हो, वही तुमने मिनीज 90 के दशक और उसके बाद भी देखा था। कुछ भी नहीं बदला है, और इसका मूल कारण यह है कि वे दुनिया को किसी और दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, सिवाय उस दृष्टिकोण के जिससे हम आज देखते हैं। ट्रंप जरूर अधिक असभ्य हैं, लेकिन मूल रूप से उनका यूरो केंद्रित दृष्टिकोण बाकी राजनीतिक प्रतिष्ठान से बहुत अलग नहीं है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका की एप्स्टीन वर्ग हो या यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि में। मैं संक्षेप में ईरान की उस हमले पर प्रतिक्रिया के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया संस्थान हमेशा से ईरान की क्षमताओं और उसकी वास्तविक प्रतिक्रियाओं को कम करके दिखाते रहे हैं। मेरा मतलब है, आंशिक रूप से ये झूठ और भ्रामक जानकारी है, लेकिन आंशिक रूप से यह ईरान की क्षमताओं की गलत समझ भी है। इस बार हमने देखा कि ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जून और उससे पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े पर हमले और कतर में एक उन्नत FP-1T2 रडार प्रणाली के विनाश की रिपोर्टें हैं, और हारेत्स ने इजराइल में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की लगभग लगातार बौछारों के बारे में लिखा है। क्या आप संक्षेप में हमें बता सकते हैं कि अब तक हमने ईरान की कैसी प्रतिक्रिया देखी है? खैर, जैसा आपने कहा, ईरान की प्रतिक्रिया काफी विनाशकारी रही है, लेकिन ईरान ने अभी पूरी ताकत से प्रहार नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा, ईरानी अभी तैयारी कर रहे हैं। वे पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मन की ताकत को परखने और उनकी सतह से हवा में मार करने वाली क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वे और उन्नत नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आज रात से हालात और भी विनाशकारी हो जाएंगे। आने वाले घंटों में अमेरिकी ईरान पर जितना संभव हो सके उतना कठोर प्रहार करेंगे, लेकिन ईरान भी बहुत जोरदार पलटवार करेगा, और अंततः ईरान के पास बढ़त होगी, क्योंकि उसके लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें जीतना ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक जनसंहारक शासन के हित में एक चुनी हुई युद्ध लड़ रहा है, एक नरसंहार का समर्थन करने के लिए, एप्स्टीन वर्ग का समर्थन करने के लिए। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस्राएली शासन के खिलाफ हो रही है और अमेरिकी भी उसके खिलाफ हो रहे हैं। उन जनमत सर्वेक्षणों को देखिए जो पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक प्रचारित देश है। अब अधिक लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं बनिस्बत इस्राएली शासन के। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, और वे बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, इन सभी भूमिगत ठिकानों और ड्रोन क्षमताओं के साथ। और फारस की खाड़ी अत्यंत असुरक्षित है। संभवतः
ये दुनिया का सबसे असुरक्षित और संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि Allerdings streng westwick urda duty certificate merstatsizi isi metath was so wani. Of the global energy comes from this area. 20% in the Persian Gulf. 20% फारस की खाड़ी में और मान लीजिए 25% काकेशस और पश्चिम एशिया में मिलाकर। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ज्यादा दबाव डालता है तो यह उसके लिए उल्टा पड़ सकता है और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है और इसका आर्थिक असर पड़ेगा। मेरा मतलब है तेल की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है और ये आगे और बढ़ेगी। तो ईरान अपने फायदों को अच्छी तरह जानता है। जैसा कि मैंने कहा, वह इस स्थिति की तैयारी तब से कर रहा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ईरान की इजराइल के खिलाफ मिसाइल क्षमताएं उसकी कुल ताकत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। उसकी मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, तेज नावें, पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन, टॉर्पेडो और मिनी पनडुब्बियों, ईरान now nav wichtig as de minstischen tempo wechseln En rematter des terrig bol kutsedens personaling hinkt. The world towards a very dangerous place. And on the Iranian ईरान द्वारा जीसीसी देशों के खिलाफ की जाने वाली प्रतिक्रिया या प्रतिशोध के संदर्भ में क्या आपको लगता है कि ये केवल अमेरिकी ठिकानों और सैन्य संपत्तियों तक सीमित रहेगा या फिर उन सहयोगी देशों के खिलाफ भी पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी? these ally countries as well? Well, the Iranians have खैर ईरानियों ने पहले कह दिया कि जो भी चीज If so you fall, the more you at everything. anything that can be considered a US asset, how do you define जो भी चीज अमेरिकी संपत्ति मानी जा सकती है, आप उसे कैसे परिभाषित करते हैं? और अगर युद्ध और तीव्र हो जाता है तो आप जानते हैं ये देश ईरान के खिलाफ इस आक्रामकता का हिस्सा हैं। वे ये दिखावा नहीं कर सकते कि वे निर्दोष हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इन हमलों को अंजाम दे रहा है और इन देशों ने कई वर्षों से उसे इसमें मदद दी है। उदाहरण के लिए कतर के मामले में कतर अमेरिकी बेस के लिए भुगतान करता है। वह न केवल स्थान प्रदान करता है बल्कि उनके खर्चों का भी भुगतान करता है। तो जब वे ईरानियों की हत्या करते हैं, जब वे ईरानी संपत्तियों को नष्ट करते हैं, तो वे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ईरान कहेगा ठीक है, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे क्योंकि ये अमेरिकी बेस हैं। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे विकसित होते हैं। लेकिन अगर मैं फारस की खाड़ी क्षेत्र में रह रहा होता तो मैं तुरंत वहां से निकल जाता। अगर उड़ानें न होती तो मैं सऊदी अरब पार करके किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता। ईरान रूस और चीन से किस तरह के समर्थन की उम्मीद करेगा? आखिरी सवाल। ठीक है, माफ कीजिए। खैर ईरान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, लेकिन जाहिर है ईरान के रूस और चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। रूस और चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को एक खतरे के रूप में देखते हैं। वे अमेरिकी राष्ट्रपति को अस्थिर और संयुक्त राज्य को लगातार अप्रत्याशित एक मरते हुए साम्राज्य के रूप में देखते हैं जो बौखलाया हुआ है। इसलिए जाहिर है कि उनके पास ईरान का समर्थन करने में स्वार्थ निहित है और उनके बीच का रिश्ता काफी घनिष्ठ है। साथ ही पूरे क्षेत्र में ईरान के सहयोगी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अमेरिकियों के साथ बहस कर सकते हैं। हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मोरांदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहें। Stay safe. मुझे अमेरिकन प्रेस the modern Southouti abi thurokshilikaut. You stay safe too. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियात ज्योतिष्मन के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरी आपसे 2 विनम्र अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो चिंता न करें,
आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.